डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ लाद कर दुनिया भर में उठे विरोध के बाद बैकफुट पर आ गए हैं। वे एक परिपक्व नेता के बजाय उतावले होकर फैसले कर रहे हैं और फिर पीछे हटते नजर आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के ऐसे एक्शन से बाजारों पर जोरदार असर होता है, जिससे अधिकतर इन्वेस्टर सेफ निवेश की ओर तेजी से मुड़ते हैं, जिनमें गोल्ड पहले नंबर पर है। बाजारों की उथल पुथल और गिरावट से बचने एवं बढ़ती महंगाई का मुकाबला गोल्ड में निवेश से ही किया जा सकता है। पोर्टफोलियो में रहेगा सोना तो नहीं होगा मंदी का रोना। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार। मनोज जी, 2 दिन पहले ट्रंप फुल एक्शन में आए और अब बैक फुट पर टैरिफ वार को लेकर इसका क्या असर होगा गोल्ड मार्केट पर? बिल्कुल कमल जी, यहाँ पे जिस तरह से यूएस इलेक्शन के बाद से हम धड़ाधड़ जो निर्णय देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट के, उसकी चलते हमने देखा है कि ग्लोबल जो मार्केट है वहाँ पे काफी अनिश्चितता का दौर जो है देखने को मिला है। चाहे वो कमोडिटी बाजार हो, शेयर बाजार हो या करेंसी बाजार हो, कोई भी एसेट क्लास ऐसा वहां पे नजर नहीं आया जहां पे उतार चढ़ाव जो है वो देखने को नहीं मिले। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि ऐसे में जो पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो सोने ने अपनी ओर खींचा है। और सोना हमेशा से ही सुरक्षित निवेश का एक जो विकल्प रहा है निवेशकों के लिए, इसीलिए हम कहते हैं कि सोना है सदा के लिए। और आज का शीर्षक आपने बिल्कुल उपयुक्त चुना है कमल जी की, पोर्टफोलियो में अगर होगा सोना तो नहीं पड़ेगा मंदी का रोना। बिल्कुल ये बिल्कुल जो है एक परिपक्व कहावत है, हम कह सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने सोने को उचित स्थान दिया है, तो अगर आपका कितना भी उतार चढ़ाव बाजारों में आता है तो कहीं ना कहीं वो सोना जो है आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। इसका उदाहरण हम अगर ज्यादा पीछे नहीं जाएं और अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें, तो साल की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में, कमोडिटी में, सब तरफ जो है बिकवाली का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सोना जो है लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है और साल की शुरुआत से अभी तक ही लगभग 14 से 15% तक के रिटर्न जो है सोने ने दिए हैं। तो जी। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जब भी ऐसा कोई घटनाक्रम होता है तो सोना जो है हमेशा सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है। और आप ये सालों साल का भी अगर आप देखोगे, पिछले 10 सालों का अगर इतिहास देखोगे, तो सोना ही एक ऐसा असेट क्लास है जिसने सारे असेट क्लास को बीट किया है, चाहे वो शेयर बाजार हो या बॉन्ड मार्केट हो या एफडी हो या और भी कोई असेट क्लास हो। उनके सबके जो रिटर्न्स हैं वो सोने के रिटर्न्स के सामने फीके पड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये बिल्कुल जो है एक परिपक्व बात है जो आपने कही है कि पोर्टफोलियो में सोने का होना बहुत जरूरी है, ताकि कभी भी कोई ऐसी मंदी का माहौल या कोई भी ऐसा वातावरण बने तो सोने का जो निवेश है वो आपके पोर्टफोलियो को हमेशा प्रोटेक्ट करके रख सके। जी मनोज जी, अगर हम देखें तो पिछले आपने जब बात कही रिटर्न के बारे में, तो 10 साल के डेटा को अगर हम देखें तो फिजिकल गोल्ड ने 232% का रिटर्न दिया 2015 से 2025 में अभी तक। खैर, आज शाम मनोज जी 7 बजे यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डेटा आएंगे। क्या उम्मीद है इन डेटा से बुलियन ट्रेड के लिए? क्या आप सलाह देंगे ट्रेडर को? यहाँ पे जहां तक यूएस के जॉब डेटा का सवाल है, तो जॉब के जो डेटा है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ के आने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो उसी के चलते हम थोड़ा सा दबाव जो है सोने और चांदी की कीमतों में ऊपरी लेवल से देख रहे हैं। लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर सोने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में यहाँ लगातार गिरावट है और डॉलर इंडेक्स लगभग 5 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही यूएस के जो 10 वर्षों के बॉन्ड की जो दरें हैं वो भी ऊपरी लेवल से हल्की होती हुई नजर आई है। कल यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सोने और चांदी के लिए सकारात्मक है। तो यूएस के जॉब डेटा का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट सोने और चांदी की कीमतों पर होगा नहीं। और हमारा मानना है कि जो लॉन्ग टर्म जो पॉजिटिव ट्रेंड सोने और चांदी में बना हुआ है वो आगे भी बना रहेगा। और कोई भी अगर गिरावट आती है तो निवेशकों को उसको एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। ये मनोज जी, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन है और इकोनॉमी वार भी चल रहा है और साथ में महंगाई दर से हर देश की सरकार जूझ रही है।
ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो में गोल्ड का जो है एलोकेशन या प्रतिशत वो कितना होना चाहिए? देखिए कमल जी, पहले हम पुराने समय में 10% का सुझाव जो है निवेशकों को देते थे कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें प्रेशियस मेटल का जो हिस्सा है सोने चांदी का, वो 10% होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल इकोनॉमी का जो परिदृश्य बदला है, उसके बाद से हम लगातार निवेशकों को यह सलाह दे रहे हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें प्रीशियस मेटल का हिस्सा आपको बढ़ाकर 15 से 20% रखना चाहिए। और हमने साफ तौर पर देखा भी है कि पिछले 3 से 4 वर्षों में, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो ग्लोबल इकोनॉमी में हुआ था कमल जी, वो यह हुआ था कि जो रशियन असेट्स थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज के पास, वो सीज हो गए थे। तो उसके चलते दुनिया भर के देशों में एक ये घबराहट का माहौल पैदा हुआ कि वो दूसरी देशों की करेंसी के रिजर्व्स को अपनी ट्रेजरी में कितना स्थान दे। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 वर्षों से जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके देश के रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लगातार सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे जैसे जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, सोने का जो निवेश है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में सोने और चांदी को अपने पोर्टफोलियो में उचित स्थान जो है निवेशकों को देना चाहिए, ताकि कोई भी अगर आपका समय जो है आता है, खराब समय आता है, तो जहां आपके दूसरे असेट क्लास अगर आपको नेगेटिव रिटर्न देंगे, तो ऐसे में सोने चांदी में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा और वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को हेज भी करता हुआ नजर आएगा। जी, मनोज जी, आप ही की इस बात से मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारत ने वर्ष 2024 में 820 टन गोल्ड इंपोर्ट किया और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की खरीद रही 1047 टन। ये डेटा क्या संकेत दे रहे हैं कि क्या यह कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टर को गोल्ड की अहमियत अब समझ लेनी चाहिए? गोल्ड की अहमियत शुरू से ही रही है कमल जी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में बड़ा बदलाव आया है, उसी को देखते हुए जो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। अभी अगर यूएस ट्रेजरी की बात करें तो यूएस ट्रेजरी में सबसे बड़ा हिस्सा जापान का है। वहां पे हम देखते हैं कि $1 ट्रिलियन से ज्यादा उनके पास यूएस ट्रेजरी का रिजर्व है। उसके बाद चाइना है जहां पे लगभग $700 बिलियन का रिजर्व है, और उसके बाद बाकी देश आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जापान, चाइना लगातार जो है अपने रिजर्व्स को डॉलर में कम कर रहे हैं, और वहां पे सोने की जो खरीद है वो बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया के जो बाकी दूसरे देश है, चाहे वो भारत हो या और भी जो बड़े इकोनॉमीज हो या जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हो, वो भी सोने को जो है यहाँ प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इससे एक चीज साफ तौर पर नजर आ रही है कि आने वाले समय में डॉलर का जो रिजर्व के तौर पे जो असेट है, जो सेंट्रल बैंक्स के पास, वो यहाँ पे कम होगा और सोने का जो स्थान है उसमें बढ़ेगा। तो सोने की स्वीकार्यता यहाँ पे लगातार बढ़नी ही है। अगर मैं 2008 से ही अगर बात करूं कमल जी, तो भारतीय बाजारों में सन 2008 में सोने का भाव लगभग 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जी, जो कि आज यहाँ पे लगभग 88,000 जो है पहुंच चुका है। तो लगभग 500% का रिटर्न जो है सोने ने 17 साल में भारतीय निवेशकों को दिया है। तो इसकी अहमियत हम समझ सकते हैं पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। और ये अनिश्चितता का दौर लगातार बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में और भी बेहतर रिटर्न सोना यहाँ पे निवेशकों को बना करके दे सकता है। इसलिए बिल्कुल यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में लगभग 15 से 20% स्थान जो है सोने और चांदी को निवेशकों को देना चाहिए। जी, मनोज जी, एक ट्रेडर के लिए आप गोल्ड में किस तरह शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड सलाह देंगे भारतीय संदर्भ में? भारतीय संदर्भ में बात करूं तो अभी एक बहुत ही सीमित दायरे में सोना कारोबार कर रहा है। एक अच्छी रैली के बाद हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर यहाँ थोड़े रेजिस्टेंस जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक दायरे का ट्रेड यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अभी जो रेंज है भारतीय बाजारों में, जो अप्रैल का M6 वायदा है, वहां पे हम अगर बात करें तो 85,400 से 86,400 का एक रेंज बना हुआ है। तो निचले स्तरों पर अगर कीमतें आए तो वहां पर बाइंग की रणनीति बना करके चल सकते हैं। ऊपर में 86,300-400 की रेंज में मुनाफा वसूली करते रहे, अभी कुछ सेशंस तक ये दायरा जो है सोने में बना रह सकता है। जी, और चांदी के लिए आप क्या सलाह देंगे? किस तरह मूवमेंट होंगे चांदी में अब?
चांदी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हम देखें कि गोल्ड सिल्वर रेशो को ही देखें तो उसके हिसाब से चांदी ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब सोने की चाल जो है वो थोड़ी रुकती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में चांदी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। टेक्निकली भी अगर मैं बात करूं तो 96,650 भारतीय बाजारों में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ था, और उसके ऊपर हमने ब्रेकआउट जो है कीमतों में आते हुए देखा है। आज यहाँ वीकली क्लोजिंग होना है, अगर कीमतें 96,650 के ऊपर टिकी रहती है तो हमारा मानना है कि अगले सप्ताह में कीमतें 1 लाख से 1,02,000 तक के स्तर जो है दिखा सकती है। चांदी के मई वायदा की मैं बात कर रहा हूँ, तो चांदी में मोमेंटम पॉजिटिव है। कोई भी डिप आता है 97,400 से 97,000 के रेंजेस में तो बाय करना चाहिए। नीचे में 96,300 के स्टॉप लॉस लगा करके चले। ऊपर में 1 लाख से 1,02,000 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी में डेरिवेटिव मार्केट में हमारा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है कमल जी, लेकिन समय समय पे हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स का इसमें निवेश जो है वो हो सकता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी लोग जो पृथ्वी फिनमार्ट से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ट्रेडिंग के सारी ही जो प्लेटफॉर्म्स है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे निवेशकों को। तो अगर ऐसा कोई भी निवेशक हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते जी मनोज जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। हैं।